Hi guys, मैं हूँ अविनाश तिवारी एंड आई एम करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों, गेट की प्रिपरेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि गेट की प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ गेट की प्रिपरेशन नहीं है। ठीक है, ये प्रिपरेशन आपको थ्रू आउट योर लाइफ काम आने वाले क्या कि अरविंद सर इज़ द पर्सन हु मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर। And thank you, sir, for giving me this opportunity to share my video. Thank you. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी रैंक 3000 से ज़्यादा आई है लेकिन वो उन्होंने गेट क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने गेट क्वालिफाई किया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत लोग या कुछ लोग निराश होंगे कि अरे सर, मैं तो अंडर 100 रैंक सोचा था, सर क्या हो गया। बेटा, आपने गेट क्वालिफाई किया है और आपको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि यू हैव क्वालिफाइड गेट। मैं बता रहा हूँ क्यों होना चाहिए। पहला, कि गेट क्वालिफाई सिर्फ मात्र 15 से 20% लोग कर पाते हैं। यानी कि अगर 100 लोग गेट का एग्जाम लिखें तो उसमें से 15 से 18 बच्चे ही गेट क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आपने चूंकि गेट क्वालिफाई किया है तो इसका मतलब आप टॉप 15 to 18% लोगों में तो आ रहे हैं, राइट। तो आपको थैंकफुल होना चाहिए, ना कि आपको निराश होने की कोई बात है। बच्चों, आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं दो बातें डिस्कस करूंगा। पहली बात ये कि अब मेरे पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या मेरी रैंक 3000 के बाहर चली गई? क्या मेरे पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? नहीं, अभी भी हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में अभी भी अवेलेबल है, पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू कि अब मेरे को आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस दैट वी हैव। सबसे पहले दोस्तों, अ, अगर आपकी रैंक 3000 के बाहर है जनरल कैटेगरी में, तो पीएसयू वाला जो ऑप्शन है माइट भी वो भी आपके पास में अवेलेबल नहीं है। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊं कि हम कहते हैं ना, भगवान जो करता है सब अच्छे के लिए करता है। तो पीएसयू का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, तो शायद ये आपके अच्छे के लिए ही है। अब आप कहेंगे सर, एक ऑप्शन मेरा कम हो गया और आप बोल रहे हो कि मेरे अच्छे के लिए है, क्योंकि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है ना। अभी सुनो कैसे। नॉर्मली मैकेनिकल में जो बंदा गेट में अच्छी रैंक लेकर आता है वो बिल्कुल बेझिझक वो जाकर पीएसयू में ही ज्वाइन करता है। एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, आईआईटी वाला ऑप्शन। नॉर्मली मैकेनिकल के बच्चे उस ऑप्शन को प्रीफर नहीं करते, ऐसा जनरली होता है। मेरे बच्चों को भी मैं बोलता हूँ यार आईआईटी जाओ, वो नहीं जाते हैं, वो आईयूसीएल चले जाते हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ कि प्रोबेबली ये आईआईटी वाला जो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है अभी, अभी अगर आपकी 3000 के बाहर भी रैंक आई है तब भी आपके पास आईआईटी का ऑप्शन अवेलेबल है। कैसे और किस प्रकार से होता है वो मैं बताऊंगा आपको। ये आईआईटी का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। और चूंकि आपके पास अब पीएसयू की और संभावनाएं बहुत कम है, बहुत कम है, तो उसको आप नहीं मान के चलिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं ना, आई एम टॉक। अगर आप ओबीसी में हैं तो अपनी रैंक को आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3000 लिखा है तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 यानी कि 3600। और अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी में है तो उसको 3 to 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लें अपनी रैंक को, जो मैं यहाँ पे रैंक आपको बता रहा हूँ। बच्चों, अभी आपके पास आईआईटी जाने का ऑप्शन बचा हुआ है। मैकेनिकल के बच्चों की मैं बात करूं तो हमारे पास आईआईटी जाने का ऑप्शन अभी भी बचा हुआ है। और दूसरी बात कि क्या आईआईटी इज बेटर देन पीएसयू? आप बिल्कुल, आईआईटी इज बेटर देन पीएसयू अगर आप चाहते हो तो, अगर आपकी इच्छा है तो। दोस्तों, आईआईटी से अगर आपने एमटेक किया और एमटेक करने के बाद आपने पीएचडी किया, तो यू हैव अ चांस टू बी अ फैकल्टी इन आईआईटी। वापस आपको आईआईटी में फैकल्टी बनने का एक मौका मिलता है। और कृपा करके आप जो अपने दाएं बाएं फैकल्टी देखते हो उससे आईआईटी की फैकल्टी को कंपेयर करने की गलती ना करना। क्योंकि आईआईटी की फैकल्टी का काम सिर्फ आगे क्लास में पढ़ाना नहीं होता है, दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क। और बात करें सर पैसा कितना मिलेगा, अल्टीमेटली मुद्दा तो यही होता है ना सर, पैसा क्या होगा। तो बेटा, अगर एक आईआईटी का प्रोफेसर साल के 4 से 5 करोड़ रुपए कमाता है
तो मेरे लिए कोई बहुत अनयूजुअल सी बात नहीं है। देखो आईओसीएल में आप जाओगे, ये सैलरी इज लिमिटेड, 15 to 20 लाख, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, पर आईआईटी में स्काई इज द लिमिट। अगर आप आईआईटी में प्रोफेसर हो, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट है आईआईटी में, सो आई नो हाउ मच दे अर्न। बट वही बात है ना कि अभी वो पब्लिकली मैं बता नहीं सकता। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इन आईआईटी, सो आई नो हाउ मच दे अर्न। तो बेसिकली आप ये जान लो कि जो आईआईटी का प्रोफेसर होता है उसकी अर्निंग जो है, वो जो गवर्नमेंट उसको सैलरी देती है वो नहीं होती है उसकी अर्निंग। वो 15 से 20 लाख रुपए तो उसके अकाउंट में वैसे ही पड़े रहते हैं। तो फिर उसकी कमाई कहाँ से होती है? उसकी कमाई होती है रिसर्च वर्क से। किसी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आई तो भैया प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? आईआईटी के प्रोफेसर और आईआईटी के स्टूडेंट। तो आईआईटी के स्टूडेंट को तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे नहीं सकते, तो आईआईटी के प्रोफेसर के पास वो कॉन्ट्रैक्ट जाता है, जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंसी और रिसर्च प्रोजेक्ट। तो जो बेसिक अर्निंग होती है वो कंसल्टेंसी और रिसर्च प्रोजेक्ट से होती है। और जब आप कंसल्टेंसी और रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे होते हो तो इन बिटवीन आप कई बार कुछ पेटेंट कर लेते हो, जो सभी लोग नॉर्मल कर लेते हैं। और आपका पेटेंट अगर अच्छा हुआ तो आपको बैठे बैठे रॉयल्टी मिलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। तो बच्चों, जो हमारे दिमाग में है कि आईयूसीएल में जाना है, आईयूसीएल में एडवांटेज क्या होता है? आईयूसीएल में एडवांटेज ये होता है कि अभी आईयूसीएल में एडमिशन हुआ, सॉरी ज्वाइनिंग हुआ, बस 6 महीने में लड़की वाले आ जाएंगे, बढ़िया दहेज मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, ये एडवांटेज है। आईआईटी में जाएंगे तो भी एमटेक करना पड़ेगा, फिर पीएचडी करना पड़ेगा, बाद में देखा जाएगा, 5 साल हो जाएगा सर, अभी तो आईएससीएल फटाक से मिल रहा है। तो जब आप, जो बच्चे हैं 3,000 से गेट क्वालिफाई वाले बच्चे, आप लोग लकी हो कि आपके पास अब बेटर अपॉर्चुनिटी ही बची है, जो कि आईआईटी की है। तो आईआईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, आईआईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो। कैसे एडमिशन मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सारी बातें तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हर बंदे के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी अपने को फॉलो करनी है। मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी 8,000 रैंक है और वो आईआईटी पहुंचे हैं। आईआईटीज में बहुत सारी इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस होती हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, राइट? तो आप वो इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस में जब अप्लाई करते हो, इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस होती क्या है पहले वो समझ लो। इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस बच्चा वो होती हैं जिसमें एक से ज्यादा ब्रांच वाले अप्लाई करते हैं। जैसे मैकेनिकल वाला भी करेगा, सिविल वाला भी करेगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल वाला भी करेगा। लेकिन ये जो इंटर डिसिप्लिनरी कोर्सेज होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा सीट जो होती है वो मैकेनिकल के बच्चों के लिए होती है। और हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं होता, तो हम इन कोर्सेज के बारे में जानते नहीं है और हम यहाँ पे अप्लाई कर नहीं पाते। तो अगर आपकी अंडर 5,000 रैंक है जनरल कैटेगरी में, स्टिल यू हैव द चांस टू गेट इन आईआईटी इन द इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस। अगर आपके 5,000 से 10,000 के बीच में रैंक है, तभी भी आप आईआईटी पहुंच सकते हो। तब उसे हम कहते हैं, कोर्स होता है आईआईटी में, से हम कहते हैं एमएस का कोर्स। नॉर्मली हम जानते हैं आईआईटी में क्या डिग्री मिलती है, एमटेक की। तो एमटेक की डिग्री के लिए 5,000 तक आपका रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो यू हैव अ फेयर चांस टू गेट इन एडमिशन। लेकिन अगर आपका रैंक 5,000 और 10,000 के बीच में है, स्टिल यू हैव द फेयर चांस टू गेट एडमिशन इन आईआईटी इन द कोर्स कॉल्ड एमएस। एमएस के कोर्स में थोड़ा रैंक पीछे जाता है, लेकिन बात वो है कि अगर आप एमएस के कोर्स में जा रहे हो तो एमएस करने के बाद आपको पीएचडी करना है, और पीएचडी करने के बाद फिर वापस आप आईआईटी में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई थी, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। नाउ दे आर फैकल्टी इन आईआईटीज, नाउ दे आर फैकल्टी इन आईआईटीज, राइट? तो 10,000 रैंक तक आप आईआईटी में पहुंच सकते हो। इसके अलावा आपके पास एनआईटी का ऑप्शन अवेलेबल है, एनआईटी का ऑप्शन अवेलेबल है, एनआईटी के थ्रू आप एनआईटी में जाओ, फिर आप पीएचडी करने जाओ। देखो एमटेक का अगर आप जा रहे हो तो आप दिमाग में बिठा के रखो कि एमटेक के बाद मेरे को पीएचडी करनी है, लगे हाथों करनी है, वेट नहीं करना। एमटेक करने का मतलब 5 साल की पढ़ाई मेरे को कम से कम अभी और करनी है, तो एनआईटी में जाओ और फिर आप पीएचडी के लिए जाओ। अगेन आप एनआईटी से एमटेक करते हो, आईआईटी से पीएचडी कर लेते हो, या बाहर जाके यूएस से, अब्रॉड से अगर आप पीएचडी करते हो, तो फिर आप वापस आईआईटी में आके फैकल्टी बन सकते हो। और आईआईटी की फैकल्टी है, ये जो अब्रॉड में, यूएस में, यूके में जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे फैकल्टी की अर्निंग सबसे ज्यादा होती है, वहां पे फैकल्टी अर्न करता है, राइट? तो अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास में एमटेक के थ्रू करने के। अब दो सवाल आखिरी के आगे मैं आपको, हाँ, 10,000 रैंक तक आपको आईआईटी पहुंचने की संभावना है, और 10-12 हजार रैंक तक आप एनआईटी में भी पहुंच सकते हो। एनआईटी में स्पॉट एडमिशन भी होते हैं, जिसमें काफी पीछे रैंक तक भी आपको एडमिशन मिलने की संभावना होती है। बच्चा, ये सब
यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे रैंक ले आते हैं लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण वो आईआईटी पहुंच नहीं पाते या एनआईटी पहुंच नहीं पाते। तो ये चीज आपके साथ में ना हो, सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, इसलिए जो फॉर्म मैं आपको यहाँ पे भेज रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिल जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। अब बात करते हैं फ्यूचर स्ट्रेटजी की, कि मेरी 3000 से गेट क्वालिफिकेशन तक की रैंक आई है सर, मेरी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मेरे को सर आईआईटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं 5 साल नहीं पढ़ना चाहता। मैं देखो, मैं जब आईआईटी की बात कर रहा हूँ, जब मैं एमटेक की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एमटेक नहीं कहता, मैं कहता हूँ एमटेक करो फिर बाद में पीएचडी भी करो। तो 5 साल के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। अगर आप एमटेक करना चाह रहे हो तो फिर आपका फ्यूचर जो है वो एक फ्रूटफुल फ्यूचर होगा। अगर मेरे को आईआईटी में नहीं जाना है, मेरे को पीएसयू में जाना है, तो अब मैं क्या करूं सर, मेरी रैंक तो अभी पीएसयू में जाने लायक नहीं आई है, व्हाट शुड आई डू। अब दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं। पहला ऑप्शन कि आप 1 साल का ड्रॉप लो और 1 साल फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करो और पढ़ाई करो। दूसरा ऑप्शन आपके लिए बचता है कि आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले लो और वहां रहते हुए तैयारी करो। दो ऑप्शन, एक ड्रॉप ले लेना, दूसरा आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेना और वहां पे जाके तैयारी करना। पहले मैं स्टार्ट करूंगा दूसरे ऑप्शन से, क्योंकि मैं अपने सारे बच्चों को जो आईआईटी एनआईटी में पहुंचने के योग्य होते हैं, मैं उनको हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि बच्चा तेरे को अब ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, तू आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले ले, तू वहां जाके तैयारी कर, तू अगले बार गेट क्रैक कर लेगा और तेरा पीएसयू में सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, कौन सा ऑप्शन किस बच्चे के लिए है वो हम बात कर लेते हैं। क्या आईआईटी में ज्वाइन करके मैं नेक्स्ट ईयर गेट की तैयारी कर सकता हूं? जवाब है हाँ और जवाब है नहीं। अब ये हाँ और नहीं क्यों है, मैं बता देता हूँ। बच्चों, अगर आपने गेट का पेपर दिया और पेपर देने के बाद यू फील कि यार क्वेश्चन तो सब बन रहे थे, सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा कर दिया, गलतियां बहुत कर दिया, या एक क्वेश्चन में टाइम बहुत ज्यादा लग गया, मैं बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, लेकिन अभी अगर मेरे को क्वेश्चन पेपर दोगे सर, मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड कर लिया है, कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड कर लिया है, राइट। आपने गलतियां बहुत ज्यादा करी हैं। वही गलतियां, सिली मिस्टेक्स आपने क्यों ज्यादा करी है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो बच्चा, अगर आपको लगता है यू हैव द कॉन्सेप्ट, आपको गेट का क्वेश्चन देख के अब लगता है ये तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो मैं बना सकता हूँ आसानी से, अगर आपको गेट के क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, इसका मतलब यू हैव द कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट अगर आपके पास में है और आपकी रैंक नहीं आई, तो उसका कारण है आपने प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर नहीं हो पाई, प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर नहीं हो पाई। इन दैट कंडीशन आई विल आस्क यू टू गो टू आईआईटी। आपने करना क्या है, आप आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले लो। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं यार जिन्होंने आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लिया हुआ है और वहां पे नेक्स्ट ईयर जाके उन्होंने रैंक अपनी 1000 से अंडर 200 अंडर 300 अंडर 100 रैंक भी लेकर लोग आए हैं आईआईटी में पढ़ते हुए। तो दैट इज पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल उनके लिए है जिनके पास कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है, प्रैक्टिस की कमी थी। तो अभी आपने क्या करना है, आपने आईआईटी एनआईटी में एडमिशन ले लीजिए आप, और इसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप हर कोचिंग का मॉक टेस्ट उठा के देते जाओ। जितना मॉक टेस्ट दोगे, दिन में प्रैक्टिस डिसाइड कर लो कि डेली मेरे को एक मॉक टेस्ट देना है, वो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और नेक्स्ट ईयर आप फोड़ दोगे, कोई आपको कोचिंग के लिए अलग से ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम उन बच्चों पे जिनको देख पेपर देख के लगता है अरे यार ये क्या है, यार ये क्या है, जिनको सॉल्यूशन दे दिया जाए। दो, अब देखो, अब दो प्रकार के बच्चे बच गए। एक तो पेपर देख के क्वेश्चन देख के बोलते हैं यार ये क्या क्वेश्चन है, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं, तो इसका मतलब आपका तो कॉन्सेप्ट है नहीं। तो आई विल एडवाइस कि भैया आप ड्रॉप लो और 1 साल सही तरीके से सही कोचिंग अप्लाई करके में पढ़ के या अपने सीनियर से गाइडेंस लेके आप 1 साल घर में बैठ के तैयारी करो। दूसरे एक सारे एक होते हैं जो उनको लगता है कि सब पढ़ा हुआ है लेकिन बनता कुछ नहीं है। देखो, दो टाइप के लोग हो गए। एक वो जिनको लग रहा है कि सब क्वेश्चन देखे हुए हैं लेकिन बनता एक भी नहीं है, बनाने बैठते हैं तो क्वेश्चन बनता भी नहीं है। तीन टाइप का क्लासिफिकेशन हो रहा है। चलो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीन टाइप के लोगों का मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। वन,
सर उस दिन मैंने गलतियां कर दी, लेकिन मेरे को मालूम है कि मैंने क्या गलती करी है, अभी मेरे को पेपर निकाल के दो, मैं सारे क्वेश्चन बना लूंगा। ऐसे बच्चों को ड्रॉप लेने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस इज द की। अब बच गए दो और टाइप के लोग। एक, अरे सब पेपर मेरा देखा देखा सा है, लेकिन अभी भी मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं बिना किसी की हेल्प लिए। ये बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो 8-8 घंटे कोचिंग अटेंड करते हैं, ये उनकी स्थिति यही रहती है। इनकी स्थिति एग्जैक्टली यही रहती है कि सब देखा देखा सा है, पर क्वेश्चन एक तो नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम के दिन नहीं बना पाया, अभी भी अगर मेरे को क्वेश्चन बनाना है तो मेरे को किसी की हेल्प लेने की जरूरत है। तो बेटा आपको बस देखा देखा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। आपको गेट और ईएससी बोल के ना आप गेट के लायक रहे ना ईएससी, बुरी बात मत मानना मेरी, जो सच है बता रहा हूं। मैं जानता हूं क्या है रियलिटी। अरे दो अलग एग्जाम है यार। गेट का एग्जाम एप्टीट्यूड का एग्जाम है, नाम में लिखा हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट है, मगने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और ईएससी क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्या है, इट इज द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। वो बिल्कुल दोनों एग्जाम का अप्रोच अलग है। आप गेट ईएससी है, गेट ईएससी कर करके आपको बेवकूफ बनाता गया, आपको बनते गए बेवकूफ। लंबी चौड़ी फीस आप दे दी आपने। अभी आपकी कंडीशन ये है कि ना आप गेट निकाल सकते हो ना ईएससी निकाल सकते हो, क्योंकि इतना कुछ आपने अपने भेजे में भर लिया है, इतना कुछ आपने अपने भेजे में भर लिया है कि वो किसी भी काम का रहा नहीं। सबसे पहले उसको रिमूव करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप पेपर निकाल के बैठे हो, आपको लगा है कि सब देखा देखा से है, देखा देखा क्यों लगा है, क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत है, इसलिए सारे क्वेश्चन आपको देखे देखे से लग रहे हैं, लेकिन आप बना नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने समझा नहीं है, क्योंकि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल एज अ मेमोरी डिवाइस की तरह किया है। बच्चे यहाँ पे आपको ड्रॉप लेने की जरूरत है और सही डायरेक्शन के साथ तैयारी करने की जरूरत है। आप फिर वहीं जाके वही कोचिंग पढ़ के फिर वो 8-8 घंटे की कोचिंग क्लासेस अटेंड करोगे। नेक्स्ट ईयर आप 12 नंबर, इस बार 12 नंबर, इस बार आपके 35 नंबर आए हैं, अगली बार 36 होंगे, 34 होंगे, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। आपको सही डायरेक्शन में गेट के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अब तीसरा एक और बच गए, जो कि फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं, जो ऐसे ही जाके एग्जाम दे के आ जाते हैं और वो 12th का फंडा क्लियर रहता है मैथ्स का, तो मैथ्स के क्वेश्चन बना दिए, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बना दिए और 30, 35, 40 मार्क्स हम ले आए। तो ऑब्वियसली यार हमने पढ़ाई नहीं करी है, तो फिर हमको पढ़ने की जरूरत है, हमें ड्रॉप लेने की जरूरत है। तो हमें ड्रॉप लेने की जरूरत है। तो मैंने दोस्तों ये तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए, किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। अगर आप सिली मिस्टेक करके आए हो और अभी आप क्वेश्चन बना सकते हो, आपको मालूम है कि आपने कहाँ गलती करी है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दूसरा, आप पेपर उठा के देखते हो तो सारे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं सिर्फ देखे देखे से क्वेश्चन है, लेकिन बन अभी भी नहीं रहा है, कॉन्सेप्ट अभी भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। आपको सही तरीके से ड्रॉप लेके सही कोचिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आपने कोचिंग तो कर ली है 8-8 घंटे वाली, और जिसने आपकी बुद्धि का में पूरा का पूरा खाली डेटा भर दिया है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप ही नहीं करी है। गेट इज द टेस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल, एप्टीट्यूड का टेस्ट है भाई, नॉलेज का टेस्ट नहीं है गेट। आपने बस वो कूड़ा कपड़ा भर लिया है आपके अपने दिमाग में। तो आपको एक सही डायरेक्शन में जो पढ़ा है उसको निकालो और सही डायरेक्शन में 1 साल तैयारी करो। तीसरा, आप फाइनल ईयर के बच्चे थे, गए बिंदासी से पेपर दे के आए और 40-45 नंबर आपने उठा लिए। तो आप खुद जानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक आपने नहीं पढ़े, तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना चाहिए। तो आई होप कि इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। कोई डाउट होगा तो आप लोग कॉल करिएगा, मेरे को बात करिएगा। और चलो एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। तो बिल्कुल भी निगेटिव होने का नहीं है, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आप लोग सब ने बधाई के आप पात्र हो, है ना, आप सब लोग बधाई के पात्र हो। तो चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।